नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच पे धड़क पर। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नाटो और विश्व युद्ध। हाल के दिनों में रूस के खिलाफ उसके भाड़े की सेना वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर डाला था, जिसके बाद इस ग्रुप ने यूक्रेन में युद्ध करने से मना कर दिया था और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। नौबत तो गृह युद्ध की भी आ गई थी, लेकिन ये दोनों पुराने साथी फिर से एक हो गए हैं। जी हां, एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालने के बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक समझौता हो गया है, जिसके बाद प्रिगोजिन बेलारूस जाने को तैयार हो गए। यह खुलासा खुद राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता ने किया है। पुतिन और प्रिगोजिन की इस मुलाकात में, इस बैठक में क्या बातचीत हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का शक्तिशाली देश रूस इन दिनों अपनों की बेवफाई से दो चार हो रहा है। उसकी भाड़े की सेना वैगनर ग्रुप ने जब से उसका साथ छोड़ा है, तब से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब यह युद्ध बंद होने वाला है, क्योंकि वैगनर ने उसका साथ छोड़ दिया था। जिसके बाद तो रूस ने अपने लिए नई सेना भी ढूंढ ली थी, जो टिकटॉक की सेना है। लेकिन इसके बाद से वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस फैसले के बाद से तो वैगनर चीफ जैसे गायब ही हो गए। लेकिन पता चल रहा है कि वैगनर चीफ और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें प्रिगोजिन के बारे में फैसला लिया गया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया, यह बैठक 29 जून को हुई, जो 3 घंटे चली। इसमें प्रिगोजिन की कंपनी वैगनर के सैन्य कमांडर भी शामिल थे। इस बैठक में कुल 35 लोग शामिल थे। मीटिंग के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान वैगनर के कामों और 24 जूनी घटनाओं को पेश किया। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर कमांडरों के बारे में सफाई पेश करने और उनके युद्ध में आगे लड़ने की नौकरी की पेशकश की थी। वैगनर कमांडर्स ने पुतिन के प्रति वफादारी की बात कही, खुद को पुतिन का कट्टर समर्थक बताया। वैगनर कमांडर्स ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भरोसा दिलाया कि वे मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे की लड़ाई जारी रखने को तैयार हैं। प्रिगोजिन और पुतिन के बीच हुई इस बातचीत में आखिरकार वैगनर को मना लिया गया। वैगनर ग्रुप सारे गिले शिकवे मिटाकर अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी के साथ काम करने को तैयार हो गया। इस समझौते में रूसी शासन को कई बातें माननी पड़ी। दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक प्रिगोजिन को बेलारूस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के मामले में आरोप वापस लिए जाएंगे। साथ ही वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही पुतिन प्रशासन ने फैसला किया कि वैगनर के जो लड़ाके इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, वे रूसी रक्षा मंत्रालय से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके लिए ही काम करेंगे। प्रिगोजिन और पुतिन के बीच इस समझौते से एक बात तो साफ हो गई है कि दोनों एक होकर यूक्रेन में लड़े जा रहे युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि प्रिगोजिन के मन में अब पुतिन को लेकर कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ना तो रूस वैगनर ग्रुप और उसके चीफ पर कोई कार्रवाई करेगा और ना ही उस पर देशद्रोह होने का आरोप लगाएगा। यानी पुतिन अब नई टिकटॉक सेना के साथ हुए समझौते को तोड़ देंगे, जो उन्होंने वैगनर की जगह ली थी। इस बैठक के बाद ही पुतिन ने एक और अहम फैसला किया, वो ये कि उन्होंने सैन्य बेड़े के कमांडर इन चीफ को हटा दिया। बता दें कि इस चीफ इन कमांडर को ही हटाने की मांग वैगनर ग्रुप ने की थी, जिसे रूस का नहीं मानना भी वैगनर के विरोध का एक बड़ा कारण माना जा रहा था। लेकिन 29 जून की इस सीक्रेट मीटिंग के बाद पुतिन ने वैगनर की ये मांग मान ली। अखबार डेली मेल ने मॉस्को टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना, जो रूस की आधिकारिक सेना मानी जाती है, उसके कमांडर इन चीफ को पद से हटा दिया है। इसके अलावा उनके रक्षा विभाग के 3 अधिकारी भी इन दिनों गायब बताए जा रहे हैं। पुतिन ने सैन्य जनरल वालेरी गेरासिमोव और उप रक्षा मंत्री यूनुस बेक येवकुरोव को पद से हटा दिया है। बहरहाल कमांडर इन चीफ को हटाने के बाद अब जानकारी ये भी मिल रही है कि इसके बाद रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु का नंबर आ सकता है, यानी उन्हें भी कभी भी पद से हटाया जा सकता है। हालांकि उन्हें पुतिन का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह के वक्त जनरल वालेरी गेरासिमोव और सरगेई शोइगु पर यूक्रेन युद्ध के लिए नाकाबिल होने का आरोप लगाया था। प्रिगोजिन ने इन दोनों अधिकारियों को हटाने की मांग पुतिन से भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।
तो वैगनर और रूस के बीच विवाद तो सुलझ गया और यह सब निपटते ही रूस दोबारा अपने मिशन यूक्रेन पर शुरू हो गया। लेकिन वैगनर और रूस को एक होता देख यूक्रेन फिर से चिंता में पड़ गया है। इसीलिए अब उसने फिर से नाटो का सहारा लिया है। यूक्रेन जल्द से जल्द नाटो में शामिल होने के लिए बेताब है और इसके लिए इस ग्रुप में शामिल देशों के साथ एक रणनीति पर चर्चा होगी। ऐसे में अब पूरे विश्व में यह चर्चा छिड़ गई है कि क्या नाटो का यह कदम रूस को उकसाने के लिए है, जिससे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। तो यह चर्चा यह भी है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के खिलाफ पूरी तरह बना हुआ है। क्या विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है दुनिया? क्या आ गया है वर्ल्ड वॉर 3 का टाइम? यूक्रेन को नाटो का बुलावा, विश्व युद्ध को दिया न्योता। रूस को घेरने का तैयार होता मास्टर प्लान। यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या वो समय आ गया जब विश्व युद्ध का अलार्म बजने को होगा, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो ने काम ही कुछ ऐसा किया है। दरअसल दुनिया के शक्तिशाली देशों के ये दिग्गज नेता एक अहम शिखर सम्मेलन के लिए लिथुआनिया में इकट्ठा हो रहे हैं। यह सम्मेलन रूस के खिलाफ नई रणनीति, यूक्रेन में युद्ध की दिशा और पश्चिमी गठबंधन के भविष्य को आकार दे सकता है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में यह सम्मेलन हो रहा है। इस बैठक में रूसी हमले से बचने का एक प्लान तैयार किया जाएगा। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि ज्यादातर नाटो मेंबर्स यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन नाटो सदस्य यूक्रेन को जल्द से जल्द संगठन में शामिल कर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि अगर रूस किसी सदस्य देश पर हमला करता है तो उसका मुकाबला करने के लिए नाटो कमांडरों के पास एक नई योजना है। सेनाओं को इस बात से सटीक आदेश है कि उन्हें कहां जाना है और क्या करना है। नाटो के पास फिलहाल 40,000 सैनिक हैं, जिन्हें बेहद कम समय में तैनात किया जा सकता है। लिथुआनिया सम्मेलन में 30 दिनों के भीतर 3 लाख सैनिकों को कार्रवाई के लिए तैयार करने की योजना पर चर्चा की जाएगी। नाटो के कमांडर चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने सैन्य उपकरणों को अपडेट करें और ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद जमा करें। विदेशी मामलों के जानकार और थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के उप निदेशक मैल्कम चाल्मर्स ने कहा कि 1991 में कोल्ड वॉर के बाद यह नाटो की सबसे व्यापक योजना है। नाटो ने 2008 में कहा था कि यूक्रेन भविष्य में गठबंधन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन हाल ही में इस फास्ट ट्रैक सदस्यता के लिए उसकी मांग को खारिज कर दिया गया। अगर इस वक्त यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो नियमों के अनुसार नाटो देशों को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी होगी। हालांकि अभी नाटो देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की घोषणा की है। हालांकि अमेरिका का यह ऐलान सवालों के घेरे में है, क्योंकि 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे मानवता के लिए खतरा माना जाता है। इसके लिए अमेरिका 31 अब्राम्स टैंक, ब्रिटेन 14 चैलेंजर 2 टैंक, जर्मनी 18 लेपर्ड 2 टैंक समेत दूसरे नाटो सदस्य देशों से दर्जनों हथियार यूक्रेन को भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नाटो सदस्य का दोगलापन भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो यूक्रेन को जल्द से जल्द नाटो में शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि पहले यूक्रेन रूस से अपना युद्ध खत्म करे, तभी वो नाटो में शामिल हो पाएगा। इधर अमेरिका और ब्रिटेन में इसे लेकर मतभेद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस मुद्दे पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा करेंगे। वैसे तो अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे मजबूत समर्थन में से हैं, लेकिन वे नाटो में यूक्रेन को शामिल करने पर दो राह पर खड़े हैं। वॉशिंगटन को जहां यह चिंता सताती है कि इससे रूस और भड़क सकता है, तो वहीं लंदन यूक्रेन को जल्द सदस्यता दिलाकर उसकी सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की इच्छा जता चुका है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के दूसरे सभी पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि युद्ध खत्म होने तक यूक्रेन इसमें शामिल नहीं हो सकता है। इसे इस तरह की गारंटी को कवर किया जा सकता है कि एक पर हमला सभी पर हमले के बराबर होगा। ब्रिटेन नाटो सदस्यता की शर्तों को पूरा किए बिना ही कीव को फास्ट ट्रैक मेंबरशिप देने के लिए दबाव डाल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया था
कि यूक्रेन अभी तक तैयार नहीं है, जिसने यह साफ कर दिया कि नाटो में आना है तो यूक्रेन को पहले रूस के युद्ध को खत्म करना होगा। यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने और उसकी मदद आखिरी वक्त तक करते रहने का विकल्प भी तैयार करने को लेकर सभी देश अपने विचार इस समिट में देंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि इस समिट में यूक्रेन और नाटो को लेकर क्या चर्चा होती है। क्या इस मुद्दे पर सभी नाटो मेंबर्स एक छत के नीचे आ पाएंगे या फिर यूक्रेन को अभी भी नाटो में शामिल होने के लिए खासा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो नाटो के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की मांग मानी जाएगी या नहीं, यह तो इस सम्मेलन के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि नाटो की सदस्यता को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, जिसे लगभग 2 साल भी हो गए। जिस नाटो की वजह से रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, अब वही नाटो विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो नाटो के खिलाफ रूस है और यूक्रेन इस ग्रुप में शामिल होने के लिए बेताब है। किसी एक साथी देश पर हमले को बाकी सभी पर हमला मानने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नाटो फिर चर्चा में है। अमेरिकी दबदबे वाला नाटो रूस यूक्रेन विवाद में सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा यूक्रेन नाटो से जुड़ना चाहता है, जबकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसीलिए वो यूक्रेन को ऐसा करने से रोकना चाहता है और इसीलिए यह युद्ध हो रहा है। ये वही नाटो जिसका सदस्य भारत बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका के चलते ये भी नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके लिए पहले हमें नाटो को समझना होगा। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। अब 31 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें 29 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसमें एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। अब स्वीडन को भी इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है, जिसके लिए तुर्की भी मान गया है। बता दें कि नाटो की स्थापना 12 देशों ने की थी, जिसमें अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। लेकिन अब इसके सदस्य 31 हो गए हैं। इसमें अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड शामिल हैं। अब बात यह आती है कि नाटो के काम क्या क्या होते हैं, क्यों धीरे धीरे कर एक के बाद एक देश इस संगठन से जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और रक्षा सहयोग। नाटो का नियम 5 कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश पारंपरिक समझौते के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देते हैं। बता दें कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। जो देश नाटो के सदस्य नहीं है, उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके साथ ही दूसरी खास बात यह है कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी अटैक से बचाव के प्रति जवाबदेह भी है। लेकिन अगर किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वॉर होता है तो नाटो की उसमें अपनी जरा भी भागीदारी नहीं होगी। जो नाटो अपने सदस्यों की इस तरह सुरक्षा करता है, उसकी फंडिंग भी होती है, तभी ये देशों पर इतना खर्चा कर पाता है। नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों से ही की जाती है, और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्यों ने सहमति जताई कि उनका लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचाना है। नाटो से जुड़ना ही रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह बना। दरअसल 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। पोलैंड,
रोमानिया और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं और ये सभी देश रूस के आसपास हैं। इन देशों और रूस के बीच सिर्फ यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन कई साल से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है और रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि वह कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।